यहां पर ना बात हम सिंपल समझ लो कि ना ये दो पॉइंट है एस और एक एल। देखो एस से है सन, सन से आएगी तो शॉर्ट वेव, जैसे ही लैंड पे पड़ेगी है ना वो सारी हीट जो लाइट है ना वो हीटिंग शुरू हो जाएगी। लैंड से जब निकलेगी तो एल, एल से लैंड से लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव ही है जो हमारे तीन सवाल ड्रॉप कर दिए, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो यहां पर उसके बाद मैंने यूपीएससी के ही पेपर में मैंने यहां पर कुछ कुछ चीजें ऐड कर दी हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आई विल टेल यू अबाउट स्टफ। तो यहां पर ना हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए पेपर को, और हाइड्रोजन के सिवा भी एक और कुछ गलतियां लग रही हैं पेपर में, तो यहां पे ना रैपिडली इसको डिस्कस करेंगे, तेजी से चलेंगे। पहले लिखा हुआ है आपके लिए, यहां पर देखो आप कि ना जो पहली स्टेटमेंट थी ना, यहाँ पे चीजें समझने वाली है कुछ। वो कह रहे हैं कि ना एटमॉस्फेयर की हीटिंग हो गई और इनकमिंग सोलर रेडिएशन वाला। तो ना प्लीज इस बात से पहले ना हम सॉरी बिफोर वी प्रोसीड, यहां पर एक बता दूं आपको मैं कि इस पेपर की ऑलमोस्ट कट ऑफ 88 मार्क्स थी, है ना। ऑलमोस्ट कट ऑफ 88 मार्क्स थी। तो 88 मार्क्स ये बताता हमें पेपर बहुत ज्यादा आसान तो नहीं था, पेपर था तो मुश्किल। उसके सिवा ना इस पेपर में 2023 से थोड़ा सा आसान है, लेकिन फिर भी इसमें एक ही जो पेपर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। और एक बात समझ आती है कि 2020, 21, 22 और 23 में हम जो भी पढ़ रहे थे वो 24 में फिर से सवाल नजर आए। जो अच्छे सवाल, मुश्किल सवाल सब यहाँ पे नजर आते हैं। बीच में पीवाईक्यूज करने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है अगर आप प्री देने वाले हैं जल्दी से जल्दी, तो इस पर ध्यान जरूर देना, ठीक है। मैं इसलिए मैंने बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ चीजें जान लो, क्योंकि साल दर साल चीजें रिपीट होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिपीट हो गया है ना, परमिता यहाँ पर दोबारा दिख गया है ना। ओके, यहाँ पे सवाल देखते हैं। चलिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो एटमॉस्फेयर है हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहाँ पर ना बात हम सिंपल समझ लो कि ना ये दो पॉइंट है एस और एक एल। देखो एस से है सन, सन से आएगी तो शॉर्ट वेव, जैसे ही लैंड पे पड़ेगी है ना वो सारी हीट जो लाइट है ना वो हीटिंग शुरू हो जाएगी। लैंड से जब निकलेगी तो एल, एल से लैंड से लॉन्ग वेव होती है, उसके बाद आगे जो लॉन्ग वेव बनती है। तो इसलिए पहली गलत हो जाती है स्टेटमेंट, एंड इसी कारण से हमारा आंसर भी यहाँ पे दिखता है हमें। अब कार्बन डाइऑक्साइड अदर जीएचजी गैसेस एटमॉस्फेयर गुड एब्जॉर्बर्स, तो इसी से बस हमें पता चलता है कि एब्जॉर्प्शन से ही, इंसोलेशन से नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसी से ही हीटिंग शुरू होती है। तो यहाँ पे जो थोड़ा मुश्किल सवाल नहीं था। देन उसके बाद एनसीईआरटी से साक्षात सवाल उठा के पूछ लिया कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर। अब ना यहाँ पे एक बात जानो कि ना जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे हीटिंग ज्यादा होती है। हीटिंग ज्यादा होने से क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट चलते हैं। कन्वेक्शनल करंट चलने से क्या होता है कि एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन हवा की भी होगी तो ऊपर तक दिखेगा हमें एटमॉस्फेयर, वाटर की भी होगी। तो इसलिए इक्वेटर से ट्रॉपिक्स के बीच में पानी भी उठा हुआ हल्का सा दिखता है, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजों को हमें, जो और भी फैक्टर्स हैं, इनका ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन क्रैक हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स, है ना। एक्सपेंशन की बात हो रही है, हीट इज ट्रांसपोर्टेड, है ना। तो ये साक्षात एनसीईआरटी से उठा के पूछा हुआ, मुश्किल नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन भी करती हैं। मैं आपको ना एक्स्ट्रा पॉइंट बताता रहूंगा। देन यहां पर अब ना जो यहां पर हमसे पूछा गया कि वोल्केनिक एरप्शंस में क्या क्या निकलता है, पायरोक्लास्टिक डेब्री, है ना। ये रॉक्स आपको पता है जो पर्टिकुलर निकलेंगे, जो जमीन के अंदर से फूट के जो सामान आएगा बाहर। अब ना वहां पे हमने कल भी जाना था, हमने ये सवाल फिर से बार बार पूछा जाता है कि अगर पृथ्वी के बाहर आके कूलिंग होगी तो बेसाल्टिक रॉक बनेंगे, पृथ्वी के भीतर हो जाएगी। तो वहां पर अगर हम देखते हैं पर्टिकुलरली जो इंटरनल जो कूलिंग हो रही है, जो रॉक्स बनेंगे, उसमें जो क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा, इसलिए क्रिस्टलाइन रॉक्स बनते हैं, ग्रेनाइट बनता है। बाहर आके जब कूलिंग होती है तो बेसाल्टिक रॉक बनते हैं, उसकी वेदरिंग होती है, ब्लैक सॉइल बनती है। इंटरनल वाले की जब कूलिंग होगी तो रेड सॉइल बनेगी। अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल की। तो इसीलिए बस इसलिए आउटर जो कूलिंग है, फाइन ग्रेन्स है ना, ये बातें ध्यान रखना। और एश डस्ट, नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड बहुत अच्छी बात बताता हूँ यहाँ पर कि ना कि सल्फर कंपाउंड्स बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। क्लाउड फॉर्मेशन होने से सल्फर कंपाउंड्स की प्रेजेंस से तो सन रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं, थोड़ा ढक जाता है जहां पे जब जो एरप्शन होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ना कूलिंग हो जाती है, उस इलाके में कूलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि सन लाइट नीचे नहीं आ पाती, वापस रिफ्लेक्टेड बैक। तो इसीलिए लोकलाइज्ड कूलिंग भी हमें देखने को मिलती है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। इसलिए ऑल फोर सही है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको जल्दी से जल्दी चाहता हूं पढ़ाना, पेपर नजदीक है। ओके, देन आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स वही लाइंस हैं जो सेम टेम्परेचर को कनेक्ट करती हैं। तो यहां पर ना इसीलिए बस थोड़ी सी बात को ध्यान रखना है यहाँ पर कि सेम टेम्परेचर की लाइंस है आइसोथर्म्स, उससे जुड़ा हुआ सवाल था। जनवरी के मंथ की बात हो रही है। तो deviate to the north over the ocean and to the south over the continent। और मल्टीपल तरह से जो हीटिंग, जो जनवरी में, और कूलिंग, जो वाटर जो हीट की एब्जॉर्प्शन, सबके फिनोमेना थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, लॉन्ग टर्म में आप बात समझते हैं। प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड ओशन करंट्स, एंड यहाँ पर ना इस सवाल में एक गिव अवे था, आराम से जो निकल जाता कि एक ऑप्शन तो हट जाती कि ना कोल्ड ओशन करंट, अरे गल्फ स्ट्रीम तो वार्म, सर वार्म करंट है सर, गल्फ स्ट्रीम तो ये इसके कारण हमें पता लगता है शायद ये सही चीज नहीं बोल रहा, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाती है।
तो इसलिए इसको हटा देते हैं और जो स्टेटमेंट 1 ही यहां पर करेक्ट रहती है। देन ये जो पर्टिकुलरली जो कोको प्रोड्यूसिंग, जो जहां पे हमारे चॉकलेट्स की प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल मिलता है, वो जो आइवरी कोस्ट, घाना, है ना, ये सवाल हमने जो दुनिया जहान ने कवर किया था, क्योंकि जो जो वहां पर मल्टीपल कारणों से जो हीटिंग और ग्लोबल वार्मिंग जो भी कह रहे थे, उसके कारण ना जो बहुत सारी प्रोडक्शन खराब हो रही थी, इंपैक्ट हो रही थी। चॉकलेट के कच्चे जो सामान होता है, कोको बोलते हैं इसको, कोको की प्राइस स्काई रॉकेट कर गई, तो उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चॉकलेट प्रोड्यूसिंग कंपनीज को भी एंड कंट्रीज को भी। ओके, देन यहां पर अब ना, यहां पर देखो, ये ना, ये जब है कि गंगा की आपने पूछा हुआ, जो आपको ज्वाइन करती है, ये मैप वगैरह बहुत बार देखते हो, लेकिन इसमें कुछ गिव अवे बताता हूं कि ना, कोसी आपको पता है, कोसी आप अनगिनत बार पढ़ते हो, कोसी को बोलते हैं बिहार से बहती है ना, जब निकलेगी बिहार से, तो उसको सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। कोसी को बांधने की, रोकने की कोशिश की जाती है, बहुत रैपिडली अपनी दिशा पर जो चेंज करती है, क्योंकि बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती है। अब हुआ क्या, एम्बैंकमेंट्स सरकार ने बना दी कि ना, कि कोसी को सौरो बिहार बोलते हैं, बहुत फ्लडिंग हो जाती है, बहुत तेजी से सेडिमेंट्स भी लेकर आती है, एम्बैंकमेंट्स बना दी। एम्बैंकमेंट मतलब अब यहां वहां नहीं जा सकती कोसी, अब लेकिन कोसी सेडिमेंट लेकर आ रही है, तो जमीन के नीचे वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती रहती है। उसके कारण अब जितना पानी की जो कैनाल थी, जो चैनल था, उसकी पानी की कैरी करने की कैपेसिटी अगर आप समझो तो कम रह गई ना भाई, है ना, नीचे सेडिमेंट आ गए, कम रह गई ना, तो इसलिए कोसी के अलग जो सॉल्यूशन है वही प्रॉब्लम बन गया। तो इसी कारण से पाथ चेंज करना एटसेट्रा, तो इसलिए कोसी आपको ये पता चलता है कि कोसी तो जो हमारी काफी एक्सट्रीम ईस्ट में है, तो कोसी तो कम से कम अंत में होनी चाहिए। तो एक बात आपको समझ आती है कि ए और बी में से कुछ आंसर होगा, है ना। बाकी यस, आप अगर मैप जानते हैं तो मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन अगर नहीं जानते तो इसी कारण से गोमती, घग्गर, है ना, गंडक एंड कोसी। ओके, यहां पर देन आगे आते हैं कि जो रेनफॉल और वेदरिंग की बात हो रही है। ओके, साथ साथ जुड़े रहना, है ना। वी आर वेटिंग फॉर द सेशन, इवन ड्रॉप्ड क्वेश्चंस, यस, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड वाला, है ना, वो बहुत सारी चीजें हैं, हाइड्रोजेल वाला भी डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ है बात करने के लिए। जी हाँ, है ना, आपके सवाल हैं बीच बीच में पूछते रहना, मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा ताकि आपके समय का सदुपयोग हो जाए। ओके, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सर बात सही है। अब रेनफॉल कंटेन्स, है ना, जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, देखो यूपीएससी स्टेटमेंट 1 और 2 पूछता है, यहाँ 3 भी डाल दिया, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड होने से कार्बोनिक एसिड बनता है, यस, उससे भी हमें पता है वेदरिंग हो जाती है। एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन भी हो जाती है, तो दोनों ही चीजों को दिमाग में रखना है। ये ना देखो, लॉन्ग टर्म में नॉलेज एक्विजिशन वाले सवाल हैं, और इसलिए कोई यहाँ पे जो दिक्कत की बात नहीं है। देन नॉर्थ सी, कोई आपके पास कोई ट्रिक वगैरह हो याद करने की, क्योंकि नॉर्थ सी पे 2 बार सवाल दिख गए। थेम्स नदी किस में गिरती है, मेकॉन्ग किस में गिरती है ना, ये जो सवाल पूछे जाते हैं, साउथ चाइना सी और नॉर्थ सी, बहुत ही फेवरेट है यूपीएससी का। मेडिटेरेनियन सी बार बार देखने चाहिए, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, साउथ चाइना सी, प्लीज देख के रखना कौन सी नदी गिर रही है, कौन सी आसपास की कंट्रीज हैं, है ना, देख लोगे, अगर 15-20 मिनट लगा लोगे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ओके, तो फिनलैंड एंड नॉर्वे, यहां पे हमारा आंसर आता है। ओके, देन यहां पर अब ये देखो, एक ही सवाल में कितनी सारी नॉलेज चेक की हुई है कि धुआंधार फॉल है, मालवा नहीं सर, यहां पे हमें पता है अमरकंटक प्लेटू, जो यहां पे हमें दिखता है नर्मदा पर, अगर हम जैसे देखें मालवा प्लेटू नहीं होता, ये अमरकंटक प्लेटू है। तो इसीलिए ये सवाल यहाँ पे जो तीनों हैं, जो 7-7 चीजें मिली हुई है इंफॉर्मेशन, है ना, ये करेक्टली मैच नहीं है, तो एक ही से गलत हो गया। हुंदरू, छोटा नागपुर, सुवर्ण रेखा, है ना, सुवर्ण रेखा हमने कल भी जाना था, सुवर्ण रेखा के बारे में 2021 में पूछा गया। सुवर्ण रेखा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से बहना अलग चीज है, ईस्टर्न घाट में पैदा हुई और ईस्टर्न घाट से बह रही है ना, तो ये अलग अलग चीजें हैं, तो कहां पैदा हो रही है, कहां से बह रही है ना, जानना जरूरी है। ओके, देन जेरसोपा फॉल को आप जॉक फॉल भी कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट और नेत्रावती नहीं सर, ये शरावती, ये श्रावती या श्रावती जो नदी पर ही बेस्ड है, तो इसी कारण से सिर्फ एक सही था, 1 और 3 गलत हो जाते हैं। ओके, देन यहां पर देखो, ये मिक्स एंड मैच इस पेपर में नजर आया 2 बारी। तो सेंट्रल एशिया में हमें दिखते हैं, जैसे वॉस्टेस देखें, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, यूरोप में एल्प्स, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये इंटरचेंज कर दिया इन्होंने, बस ये वाला था, ये गलत थे। अपलाचियंस फोल्ड, एंडेज फोल्ड, ओके, है ना, तो ये यहां पर सही है। ओके, ये बच्चों ने इसको सही किया होगा बहुत सारे। अब पर्टिकुलरली ये जैसे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बुद्ध सर्किट का पार्ट था, तो शायद इसलिए ये डेवलप हुआ, है ना। और मतलब मल्टीपल चीजें, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेश नए बनाए गए, ब्राउन फील्ड होता है एग्जिस्टिंग वाले को आपने डेवलप कर दिया, बढ़िया बना दिया। तो ग्रीन फील्ड ये इसलिए मतलब थोड़ा सा मेरे मानने में तो सवाल पेपर में अगर होता मैं तो अवॉइड करता, क्योंकि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कौन से सही है, कौन से गलत। ओके, ठीक है, तो अब यहां पर अब ना ये जो को पूछ रहे हैं वाटर वेपर के रेफरेंस में, ज्योग्राफी के सिर्फ 3 सवाल और रह गए, तो एक एक करके ना सारे सेक्शंस खत्म करते हैं। तो वाटर वेपर के कॉन्टेक्स्ट में इट इज अ गैस, जी सर गैस तो है, ये गैसियस स्टेट में है, और
डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। अरे सर, जो अर्थ के आसपास ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण आसपास तो ज्यादा ही हमेशा गैसेज रहेंगी ना, धीरे धीरे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल दूर जाते हैं, कम हो जाता है, तो इसीलिए जो ज्यादा दूर जाएंगे तो इट विल डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड। ये तो है ही है ना, हर गैस के साथ ही होगा, हर गैस के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे दूर जाएंगे तो अब क्लोजर टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रांग है तो मोर गैसेस एंड परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अरे नहीं सर, पोल्स तो बहुत ठंडे हैं, वहां पर जो पड़ा भी होगा वो भी नीचे जमीन पे बैठ जाता है। पहली बात तो है वहां पर आपको जो हीट बहुत कम आ रही है, वाटर वेपर कम बनेगा, अगर है भी है तो बैठ जाएगा, तो इसलिए मैक्सिमम एट पोल्स नहीं सर, मैक्सिमम एट इक्वेटर है एंड इसीलिए इक्वेटर से दूर जाते हैं वाटर वेपर कम हो जाता है। अब यहां पे एक बात का ध्यान देना सर, टेम्परेचर क्या सबसे ज्यादा इक्वेटर पर है? नो सर, इक्वेटर पर ना जब धूप तो गिरेगी बहुत ज्यादा, हर वक्त गिरेगी, लेकिन वहां पे बादल भी बन रहे हैं, बादल बनने के कारण एक तो वैसे ही जो सनलाइट आनी कम हो जाती है, तो इक्वेटर पे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं है, 20 डिग्री के आसपास, ट्रॉपिक्स के 20 डिग्री के आसपास ही मैक्सिमम टेम्परेचर हमें नजर आता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ट्रॉपिक्स पे पीक करता है, ये बात है, एंड मैक्सिमम जो हमारे पास वाटर वेपर है इक्वेटर पर। ओके सर, तो अब यहां पर है जो एक बहुत ही प्यारा कोपन क्लासिफिकेशन पे सवाल पूछा गया बहुत टाइम बाद, मैम ने उसको डिटेल में कराया था क्लास में, बढ़िया हुआ, बच्चे कह रहे थे कौन पढ़ता है ये वो एटसेट्रा, लेकिन मैं नेट पे देख रहा था बहुत बच्चे तारीफ भी कर रहे थे, तो लेकिन पेपर में सवाल आ गया, पढ़ाना जरूरी है, पेपर में सवाल आए ना आए पढ़ाना जरूरी है ना। ओके, जो एनुअल डे एंड जो रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ओके, टेम्परेचर लो रहने की जो बहुत जगह हो सकती है ना, या तो इक्वेटर के पास हो, पोल्स के पास हो, पोल्स के पास भी लेकिन वेरिएशन हो जाती है बहुत ज्यादा, तो हमें कुछ पता नहीं चला यहां से। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, अरे सर ये ना ब्रिटिश टाइप में होगा या फिर इक्वेटर पे, लेकिन ब्रिटिश टाइप नहीं बोलते कॉपन में, वहां पे उसको जो बोल देते हैं पर्टिकुलरली जो मेडिटेरेनियन के आसपास वाला इलाके को बोल देते हैं। और अब यहां पर जो अगला गिव अवे है वो है 50 से 250 सेंटीमीटर। सर इक्वेटर पे कम से कम 150 जो हमारे पास सेंटीमीटर बारिश रहती है, तो इसलिए ये इक्वेटर नहीं है, तो ये दूसरी हमारे पास होती है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, है ना, मरीन वेस्ट क्लोज, इसको ब्रिटिश टाइप में भी दिखता है, मेडिटेरेनियन के ऊपर दिखता है, जिसको कोपन क्लासिफिकेशन में, तो कोपन क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, इसलिए यहां पर लिख के रखा है, आप पढ़िएगा जरूर कोपन क्लासिफिकेशन, यूपीएससी को मजा आता है ऐसे सवाल पूछ के। ओके ठीक है, देन कोरियोलिस फोर्स, ये सवाल बहुत ही पेचीदा सवाल था, ऑप्शनल की किताबों में जाके आंसर मिला सही हमें, और यूपीएससी ने मार्क भी वैसे ही कर दिया। अब इस पर डाउट रहता है हमेशा कि कोरियोलिस फोर्स वही है कि पृथ्वी की सिंस घूमती है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट आपको अगर हवा को पहुंचना है तो घूमने के कारण ए से बी नहीं आ पाएगी, ए से थोड़ा आगे कहीं जैसे किसी और दिशा में घूमती हुई दिखेगी, बी पॉइंट कहीं और लगेगा कि चीजें मुड़ रही हैं, है ना। ओके, इसीलिए परसेप्शनल फोर्स भी मान सकते हैं, जैसे मर्जी मान लीजिए। अब ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड है कोरियोलिस फोर्स, इक्वेटर पे मिनिमम, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका लैटिट्यूड बढ़ेगा तो बढ़ती जाएगी, है ना, 90 डिग्री के आसपास पोल्स पर मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स आपको नजर आएगी, बिल्कुल सीधी ही हो जाएगी एकदम से, तो इसीलिए इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, ये डाउटफुल था, बट यूपीएससी कह रहा है ये सही है, ऑप्शनल की बुक्स में देखते हैं वहां पर भी लिखा हुआ सही है, लेकिन यस ये हम क्लासों में नहीं पढ़ाया था हमने ये। ओके, मैक्सिमम एट द पोल्स, एब्सेंट एट द इक्वेटर, तो यस ये तो हमें पता था सही है, लेकिन 1 एंड 2 सही है कि सिर्फ 2 सही है, ये डाउटफुल था, तो 1 एंड 2 यूपीएससी ने बोला। ओके, देन 21 जून, ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल लगता है, हमारे जो ज्योग्राफी वाले मैम इस पे थोड़ा सा कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में साक्षात लाइन लिखी है ना, तो टेबल बना हुआ है, लेकिन चलो इस पर देख लेते हैं। 21 जून को आपको पता है कि समर सॉल्स्टिस होता है ना, 21 जून को समर सॉल्स्टिस है ना। समर सॉल्स्टिस में हम क्या देखते हैं कि कौन से लैटिट्यूड में मैक्स जो सनलाइट में हम देखें 12 घंटे से ज्यादा यहाँ पे सनलाइट दिखेगी। अब आपको पता है कि अगर जो सन जो कभी भी ट्रॉपिक्स को क्रॉस नहीं कर पाता सीधी लाइन उसकी, है ना, जो स्ट्रेट अगर देखें तो ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड उसकी जो सनलाइट सीधी नहीं हो पाएगी, किसी ना किसी एंगल पर टिल्टेड रहेगी। अब ट्रॉपिक्स पर, मेरे मानने में ट्रॉपिक्स पर मैक्सिमम सीधी लाइन आएगी और उसके बाद फिर इक्वेटर की तरफ जाएगा, फिर नीचे वाले ट्रॉपिक पर, है ना, ये रहेगा। ट्रॉपिक के ऊपर 12 घंटे का दिन हो सकता है, सूरज लंबा चमकता दिखेगा, है ना, और नीचे जो यहाँ पे देखें ट्रॉपिक्स के बीच में 12 घंटे का भी क्रॉस नहीं हो सकता, मैक्सिमम 12 घंटे का दिन और जो शाम हो सकती है ना। ओके, अब यहाँ पे सवाल है कि मोर देन 12 आवर्स, है ना, कहां पर है, ये तो हमें पता है कि अगर समर सॉल्स्टिस की बात हो रही है, या तो ऊपर के ट्रॉपिक के जो हमारा ऊपर वाला ट्रॉपिक है कैंसर, या तो उसकी बात हो रही है उसके ऊपर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या आर्कटिक, है ना, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर चला गया, तो इसीलिए आंसर या तो 4 ओनली था, है ना, 4 तो पक्का ही श्योर है हमें, लेकिन 2 है कि नहीं ये हमें श्योर नहीं था, लेकिन 4 ओनली कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 2 एंड 4 ऑप्शन है, तो यस, तो इसलिए मेरा मैं पॉइंट ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को 12 घंटे की साक्षात पूरे 12 घंटे की होगी, मोर देन 12 घंटे नहीं होगी, क्योंकि यूपीएससी में एक एक शब्द की कीमत है, तो मोर देन 12 घंटे है कि नहीं ये हमें नहीं पता चलता। ओके, देन लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, अ लॉट ऑफ थिंग्स, कांगो बेसिन इसका आंसर है, और अलग अलग तरह से सवाल पूछता है, इसमें रिपीट होने के चांस है कि नहीं, वी जस्ट कैन नॉट से, है ना, तो इसीलिए बस इसको देख लेना एक बारी, हम इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। ओके, देन देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जहां पे दिमाग लगेगा। देन जो
पर फ्लोरो एल्काइल एंड पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस की बात हो रही है। अब ये ना ये जो अब ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन इसमें बात होती है, ब्रॉजम कन्वेंशन आप पढ़ते हैं ना, जो बाजल है ना, रॉटरडैम, स्टॉकहोम, मिनामाटा है ना, तो अब उसमें पढ़ते हैं आप। देन कार्बन और फ्लोरीन के यहां पर जो एक बॉन्ड के बनने से यहां पर तो ये आपको दिखता है कि ये बन रहे हैं ना, ओके, PFAS सब्सटेंसेस। अब यहां पर ये इजीली डिग्रेडेबल भी नहीं है ना, सब कुछ ही है। और यहां पे देखें, और पर्टिकुलरली परसिस्टेंट है, और POPs हैं, एनिमल की बॉडीज वगैरह सब में भी रहते हैं, तो इसीलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट थे। PFS आप क्लासों में पढ़ते हैं, तो जो POPs पढ़ते हैं तो आप इनके बारे में भी जानते हैं और इससे ज्यादा डिटेल में जानते हैं। तो न्यूज में क्यों थे? क्योंकि देखो ये स्मार्ट वॉच होती है, स्मार्ट वॉच के जो बैंड होता है उसके बैंड में ये पाया जाता है। ये खबर थी, बहुत फैल गई थी, रील्स, शॉर्ट्स, पता नहीं क्या कुछ बन रहे थे, तो उसके बाद यूपीएससी ने भी पूछ लिया आपसे। ओके, देन 18वां सवाल देखते हैं। यहां पर ये थोड़ा सा देखो, अब यूपीएससी क्या करता है कि आपसे ना स्पेसिफिक तरह की, किसी तरह की, जैसे कभी पैरासाइट्स है ना, और कभी प्रेडेटर्स है ना, इनके बारे में पूछता रहेगा। एग्जैक्टली बताओ उसमें से कौन से पैरासाइट हैं, कौन से एपेक्स प्रेडेटर है ना, ऐसे बातें पूछता है। तो पैरासाइट्स की बात पूछी गई है, कौन से हैं। अब जो किसी स्पेसिफिक तरह की बीटल्स, फ्लाइज एंड वॉस्प्स, ये पैरासाइट्स के जैसे बिहेव करते हैं। दैट मींस कि किसी और को मारेंगे भी नहीं, लेकिन उसे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। जो प्रेडेटर होता है वो दूसरे को मार देगा, मार के खा जाएगा, लेकिन ये मारते नहीं, उसको अगले को बोलते हैं काम करता रहे भाई, तो काम करता रहे, हम आपसे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। तो इसलिए सेंटीपीड्स एंड टर्माइट्स नहीं, टर्माइट्स डेड वुड पे ऑपरेट करते हैं। तो इसीलिए अगर आप 4 भी हटाते तो आपका जो आंसर बनने के चांस हो जाते। तो यहाँ पे वैसे ओनली 3 आंसर है। ओके, ठीक है, बहुत बच्चों ने सही किया था ये। ओके, देन यहां पर अगर हम अगला सवाल देखते हैं कि आपको पूछा गया कि पी फैमिली मतलब कि लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हैं, है ना, तो ग्राउंड नट है ना, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन तो है ही है। और इनफैक्ट पिछले सालों में हमने सवाल किया, टैमरिंड भी है। यूपीएससी ने पूछा क्या मोरिंगा है, मोरिंगा नहीं है ना, डेसिडुअस टाइप लगता है, देखो मेरे पीछे छुप गया है मोरिंगा नहीं है ना। और जान ले, एक जो आपका प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो कि इन्वेसिव है, हमारे अमेरिका से आया था यहां पर, तो वो भी आपको पता है, दैट इज वेरी नाइट्रोजन फिक्सिंग। ठीक है, तो लेग्यूम के जैसे काम करता है। टैमरिंड है, मोरिंगा नहीं है। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखेंगे बात। देन ये सवाल यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया, यूपीएससी को इसमें दिक्कतें लगती हैं। ओके सर, ठीक है, बढ़िया है, हमारा एक सवाल कम हो गया डिस्कस करने के लिए। डी, ओके, देन अब यहां से पूछा गया सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर्स, सर ये इंसेक्ट्स हैं। देखो कभी पूछेगा यूपीएससी 3-4 नाम लिख के बताइए क्या है, कभी वो बर्ड्स निकलते हैं, है ना, बर्ड्स वाला सवाल किया हमने, कभी वो फिश निकली, कभी मैमल्स निकले। रेप्टाइल्स नहीं पूछे गए हैं बहुत टाइम से, प्लीज एक रेप्टाइल की लिस्ट पर नजर मार कर जाना भाई, रिक्वेस्ट है। रेप्टाइल्स की नहीं पूछे गए हैं बहुत टाइम से, पढ़ के जाना। जी सर, ओके। देन अब च्युइंग गम पे पूछा गया, जो मार्केट में च्युइंग गम मिलती है, सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यस सर, माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं उसमें, सलाइवा में, सीमेन में, और इवन अनबॉर्न बेबीज में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो हमारे जो च्युइंग गम को चबाने के लिए जो प्लास्टिक साइड जो भी यूज हो रही हैं चीजें, वो उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स का यूज हो रहा है, और इवन फ्लेवर्स में माइक्रोप्लास्टिक का यूज हो रहा है। तो ये नहीं जा रहा हमारे एनवायरनमेंट से, और इसीलिए जो मेनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। जी सर, तो अगेन देखो एनिमल नेचुरल हैबिटेट के बारे में पूछा गया, यहां पर कोई भी सही से मैच नहीं होता था, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, देन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, अगेन स्पेसिफिक सी चीज पूछ ली। ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट है और पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट है, कोई किसी यूएन वगैरह का पार्ट नहीं है, और इसका ऋषिकेश में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बना था, तो इस कारण से शायद पूछ लिया गया सवाल। ये लीज डेवलप नहीं सर, सब कंट्रीज में चाहता है ये जो अपने ओपन जो डेफिकेशन को खत्म करना, तो इसीलिए सिर्फ 1 और 3 हटा देते हैं सर, 2 ओनली वर करेक्ट, वाज करेक्ट। ओके, लायंस और चीता और लेपर्ड, ये बहुत ही प्यारे हैं यूपीएससी को। इतनी बार टाइगर पूछा जा चुका है, टाइगर के साथ प्रोजेक्ट टाइगर के साथ अब एलिफेंट्स है ना, और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये इतनी बार एलिफेंट सेंसस नहीं हुआ बहुत टाइम से, तो पुराना सेंसस 2017 वाला ही चल रहा है। ओके, लायंस दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, बात सही है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर। सर ये अगर हम बात देखें, चीताज दे पर, इसलिए इनको लेसर कैट कहा जाता है, पर करते हैं जैसे कैट्स करती हैं, छोटी बिल्लियां, लेसर कैट्स कहा जाता है। एंड क्योंकि ना इसमें शायद ना जो फ्लोटिंग हायोइड बोन को कहते हैं प्रेजेंस की, वहां पर ही शायद कुछ मिसिंग है या नहीं है ना, उसके कारण ही ऐसा हो पाता है। अब जो मेल लायंस हैं, अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। यहां पे बात ध्यान देना, जो भी ऑलमोस्ट एपेक्स प्रेडेटर आपको पता है, वो अपनी टेरिटरी मार्क करता है। जो भी एपेक्स प्रेडेटर है वो टेरिटरी मार्क करता है, सेंट के थ्रू उसको टेरिटरी को मार्क करता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, तो 1 और 2 आर करेक्ट। ओके,
देन उसके बाद आगे बढ़े, जो 100 मिलियन फार्मर्स, ये WEF का था कि कैसे जो फार्मिंग को रेजिलिएंट बनाएं और कैसे नेट जीरो कार्बन के साथ काम करें, तो 100 मिलियन फार्मर्स की बात थी। ओके, अब यहां पर है कि आपने पूछा गया डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब डिसेंट्रलाइज, जगह 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 पे आप अपना अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं, ये सभी हैं, है ना, डिसेंट्रलाइज ही हैं ये वाले। और फ्यूल सेल मतलब कि केमिकल से जब बिजली बनेगी, जैसे हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो बिजली बन जाती है ना, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनने को फ्यूल सेल कहते हैं, कैसे भी बन सकती है वो। ओके, देन यहां पर आपके पूछा गया यूनिक रिलेशनशिप है विद एन इंसेक्ट और को इवॉल्व विद इट, तो फिग है ना जो, और वॉस्प के साथ करता है ये बहुत बार पढ़ाया जाता है, इस पे वीडियोस रील्स बहुत सारी दिखती हैं आपको दुनिया भर में, नॉन यूपीएससी भी, कि वॉस्प जो कैसे एग ले करता है, बहुत सारे ऐसे जैन धर्म में खाया भी नहीं जाता फिग इसीलिए, है ना। तो और एक चीज है, शायद आप चेक कीजिएगा, क्या हमारा देश में बहुत सारा जो फिग है क्या वो टर्की से आता है, एक बार चेक कीजिएगा, है ना, टर्की न्यूज में है तो इसलिए पता होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे पॉइजनस स्पीशीज, ये सभी स्पीशीज पॉइजनस हो सकती हैं। ओके, देन इंपॉर्टेंट आने वाले सालों में आ सकता है कि कैश्यू, पपाया, रेड सैंडर्स में से कौन सा नेटिव टू इंडिया है? सर सिर्फ रेड सैंडर नेटिव टू इंडिया, कैश्यू पपाया नहीं है। कैश्यू नॉर्थ ईस्ट, मतलब दोनों ही जो साउथ अमेरिकाज या मिडिल अमेरिका से आए हैं, नॉर्थ ईस्ट ब्राजील जो कैश्यू वहां का नेटिव है, पपाया ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल अमेरिकाज में देखने को मिलता है। ओके, ठीक है, तो इसलिए ओनली वन हमारा यहां पर आंसर था जो कि था रेड सैंडर्स। ओके जी, अब यहां पर है आरटीजीज, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया आरटीजीज। सर थोड़ा डर लग रहा है, रोना भी आ रहा है, क्या करूं, ये मैं थर्ड अटेम्प्ट है। रोने मात्र से दोस्तों दुनिया बदलती, तो हम सब रोके बहुत ही कुछ बदल चुके होते, तो कर्म करने से तो दुनिया बदलती है ना। प्लीज काइंडली एड्रेस, क्या सर मटेरियल, स्लीपी स्लाइड, स्लीपी क्लासेस फैकल्टी, यूज बाइलिंगुअल स्लाइड टीचिंग मेथड 2 का कंटेंट काफी अच्छा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है स्लाइड में हिंदी में भी होंगी, आई होप, ताकि रिवीजन। अभी ना जैसे बहुत आसान हो गया हिंदी में बनाना, क्योंकि पता कैसे, क्योंकि अगर जीपीटी वगैरह में डालते हैं हिंदी बना के दे देगा वो एग्जैक्टली, लेकिन उसको ना अश्योर करना कि क्या उसमें कोई गलती नहीं है, क्या मैंने कोई शब्द गलत तो नहीं लिख दिया, जीपीटी पे बहुत रिलायंस हो जाएगी। अभी हम जीपीटी पे रिलाई करते हैं जो नॉन यूपीएससी सामान के लिए, तो जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर कोई इमेज क्रिएट करनी है, कुछ करना है, लेकिन यूपीएससी सामान के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, तो इसलिए जीपीटी पे थोड़ा सा रिलायंस लो है। अगर थोड़ा सा ये और एक्यूरेट हो जाए हिंदी में, क्या किसी भी भाषा में निकाल देंगे। ओके, है ना, तो ये से कर सकते हैं। तो एंड डरने की दोस्तों बात नहीं है, कर्म करने से होगा, हिम्मत दिखाने से होगा। ये देखो, आई विल नॉट लाई, आई एम नॉट किडिंग, जैसे सुबह से लेकर मेरा एक्सट्रीम हेडेक हो रहा है, और ऐसे देयर आर वेरी वेरी रेयर डेज जब गोली खाई मैंने, उसके बाद मैंने एक और दवाई की, एक और गोली खाई, मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, समथिंग इज नॉट राइट। तो लेकिन मुझे था ये करना है, और इसीलिए इसको एक एक छोटी छोटी चीज को निकाल रहे थे, बैठ के लिख रहे थे और कर रहे थे, यहाँ पे आपके सामने पहुंचे। रोने से नहीं होगा, काम करने से चीजें बनेंगी ना, बिना काम किए रोने से बनती तो सब दुनिया रो रही होती बैठ के ना आराम से। ओके, देन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अब देखो होता क्या कि ना, आइडियली तो जो आप देखते हो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें फिशन के थ्रू जो चीजें चल रही हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, कि न्यूट्रॉन आके एक रिएक्शन शुरू करेगा जिससे हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन नॉर्मली भी तो पड़ा हुआ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस धीरे धीरे डिके होता है, धीरे धीरे डिके होता है, उससे हीटिंग होती है। तो अगर मैं ऐसे कुछ एक सिस्टम बना पाऊं जहां पे एक सिंपल मैंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को उसकी सिंपल जो हीट जो डिके से प्रोड्यूस हो रही है तो उसको यूज कर पाऊं, तो ये क्या है, आरटीजी, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। सिंपल, बस डिके हो रहा है, उससे हीट हो रही है ना, बहुत ज्यादा हीट नहीं होगी लेकिन हीट तो है ही। तो अब इसे स्पेस में रॉकेट्स में यूज किया जा सकता है कि हीटिंग का काम करेगा। अभी मिनिएचर फिशन नहीं सर, फिशन नहीं है सर, सिंपल नेचुरल डिके है, नेचुरल डिके, उससे हीट होता है। देन पावरिंग ऑनबोर्ड सिस्टम्स, यस, प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। कोई भी चीज जो नेचुरल डिके हो सकती है उसको यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए 2 and 3 आर करेक्ट। ओके, देन यहां पर है कि अब जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर। सर ये शायद बात सही नहीं है, जायंट स्टार्स डू नॉट लिव मच लॉन्गर, क्योंकि जैसे जितना बड़ा साइज हो जाएगा उसका जो स्टार का, उतनी हाइड्रोजन और उतनी फ्यूजन रैपिडली होती है, उतना जल्दी कंज्यूम होता है, और इसीलिए साइज के जब एक बार जब बड़ा बन जाता है उसके बाद छोटा और जल्दी हो जाता है, इसीलिए रैपिड फ्यूजन से शॉर्टर लाइफ हो जाती है। और मोस्ट लाइकली ना, इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि जो मतलब स्टार्स की लाइफ साइकिल आप देखिएगा जाके, जो रेड जायंट के बाद नेक्स्ट फेजेस कितने रैपिडली आते हैं। ओके, कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। सर ये बात सही है, तो इसीलिए 1 इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। ओके, देन और यहां पे ये यूपीएससी द्वारा बताई गई आंसर की है, मैं खुद से नहीं बता रहा, है ना, आंसर सॉल्यूशंस हमारे हैं लेकिन की नहीं, हमने पहले भी बताया बनाया हुआ, लेकिन लास्ट मिनट ये रिवीजन के जैसे यूज होगा। ओके, अब
ह्यूमन बॉडी डायलेट कर देती है ब्लड वेसल को ताकि ब्लड फ्लो बने, है ना, ताकि हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद हमारे जो हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, लेकिन ब्लड कितना रैपिडली फ्लो कैसे करेगा, तो जो ब्लड की जो सेल्स हैं उसके आउटर अगर हम पार्ट देखें, जो एंडोथीलियल सेल्स या फिर एंडोथीलियल वॉल्स वगैरह मान लीजिए, तो वो उसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड NO की प्रोडक्शन देखते हैं, सेल्स करते हैं, ताकि सेल्स वगैरह में ब्लड फ्लो थोड़ा हो पाए तेजी से, नाइट्रिक ऑक्साइड। और बहुत सारी दवाइयों में भी ये इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है ताकि ब्लड फ्लो को इंप्रूव किया जा सके। ओके, देन अब ना ये सवाल कंट्रोवर्शियल है, ये सवाल कंट्रोवर्शियल है, यूपीएससी के आंसर की के साथ चलते हैं। यूपीएससी कह रहे हैं कि कहां कहां पर हम रेडार को यूज कर सकते हैं, नारकोटिक्स को पकड़ने में, प्रेसिपिटेशन को जानने में, माइग्रेशन को। यहां तो हम बहुत ऑफन देखते हैं प्रेसिपिटेशन को नापने में, मॉनिटर करने में, है ना, और माइग्रेशन। नारकोटिक्स में भी अगर आप नेट पे देखें जो रेडार का यूज हो रहा है, यूपीएससी शायद इसको नहीं मानता, तो इसलिए ओनली 2 बोल रहा है ना। ओके, देन पर्टिकुलरली कि कौन से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसमें से कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। ओके, देन यहां पर आपसे पूछा गया, अगेन एक कंट्रोवर्शियल सवाल है, आपने यहां पे लिखा भी हुआ किसी ने कि हाइड्रोजेल का यूज बताइए। सर ये कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, सर यहीं पे तो बहुत ऑफन जो यूज होता है हाइड्रोजेल होता है, एक जेली लाइक एक एब्जॉर्बेंट है, बहुत ज्यादा सामान को एब्जॉर्ब कर सकता है। और जैसे मान लीजिए कैंसर सेल है, कैंसर सेल पे उस स्पेसिफिक जगह पर मुझे एक दवाई छोड़नी है, क्योंकि कैंसर सेल के आसपास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वगैरह दिखेंगी उसको, तो जो हमारा जो हाइड्रोजेल होगा उसी जगह पे जाके दवाई को रिलीज करेगा, तो टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स हो सकती है। तो लेकिन ये तो हमें श्योर है, मोबाइल एयर कंडीशनिंग में सर हो सकता है यूज, और प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट सर हो रहा है यूज। यूपीएससी नहीं मानता, यूपीएससी 1 ओनली को ही सही मान रहा है, यूपीएससी के आंसर की में 1 ओनली है। तो किसी किसी की जिंदगी में मेक और ब्रेक हो सकता है सवाल ये कि आपने सही किया हो, 1 2 3 लगाया हो, लेकिन यूपीएससी को लग रहा है गलत है, तो यूपीएससी ने आपको नेगेटिव नंबर दे दिए, जबकि क्लियर कट हमें पता है इवन की दुनिया में यूज हो भी रहा है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि ये अभी यूज होना शुरू हुआ, अरे अभी का तो पेपर है, 1 साल पुराना पेपर है, और ये यूज तो हो रहा है पहले से, तो इसीलिए आई एम नॉट श्योर कि ओके। लास्ट अटेम्प्ट क्या करें, पढ़ाई, फोकस, अपना ध्यान यहां वहां नहीं भटकाना। लास्ट अटेम्प्ट है तो कंप्लीट फोकस, और यहां वहां बिल्कुल जाना ही नहीं है। तो स्लीपी क्लासेस में आपको आके एक चीज है, बस एक चीज मिलेगी बार बार, वो है कि कॉन्फिडेंस चाहिए हमें कंटेंट से। कंटेंट होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, इसीलिए सुबह से शाम तक हम सिर्फ कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अपनी क्लासेस में, अपने यूट्यूब वीडियोस में, कहीं भी जाएंगे कंटेंट क्लासेस में सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। ओके, देन अब यहां पे पूछा गया आपको एग्जॉस्ट पाइप एमिशन से फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, आपको है ना, फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इकट्ठी होगी तो वाटर वेपर्स मिलते हैं, इसलिए बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है इसको हम यूज कर पाए। देन अब ये है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। सर होता क्या, देखो मैंने बिजली बना ली एक्स्ट्रा, लेकिन यूज नहीं हो रही, अब क्या करूं, या तो बैटरीज में स्टोर कर लूं। अगर बैटरीज में स्टोर नहीं कर सकता, बैटरीज रखनी, बनानी, करनी बहुत महंगी है, इतनी सारी पावर कैसे स्टोर करेंगे, मैं इसका क्या काम करता हूं, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अगर मैं पानी को बहुत सारा पंप करके ऊपर पहुंचा दूं, उसके बाद जैसे ही मैं पानी नीचे लेके आऊंगा, तो अगर मैं उसको यूज कर सकता हूं दोबारा बिजली बनाने में। तो इसलिए जब बिजली एक्स्ट्रा बन जाती है, उसको यूज नहीं कर सकते हम, कोई इतनी यूटिलिटी नहीं दिख रही, लेकिन बिजली बन रही है एक्स्ट्रा, तो इसलिए पानी को पंप करके ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद जब पानी जब नीचे आएगा, फिर से वो कुछ ना कुछ जो चला देगा प्रोसेस, कोई मोटर, कोई टरबाइन, तो उससे दोबारा बिजली बनाई जा सकती है। उसको पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर कहते हैं, कि ऊपर ले गए पानी को, अब उससे वापस जब लेकर आएंगे तो कोई बिजली बन जाएगी। एक तरह से ऐसे कर रहे हैं कि आप बिजली को स्टोर कर रहे हैं, तो इसीलिए ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज है। और बैटरीज कॉस्टली होती है, सस्ता पड़ेगा आपको। ओके, देन मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ये सिंपल सवाल बन जाता है क्योंकि आराम से जो ऑप्शन देख के मिल जाएगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, वैक्सीन का नहीं है, ड्रग डिलीवरी असिस्टेड रिप्रोडक्शन का कोई टेक्निक नहीं है ना, ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है। इसमें देखो कोई फिल्टर से काम करता है, वैसे ही फिल्टर के साथ में यहां पर आपके साथ में कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगा दिए, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, बैक्टीरिया एंड स्पेसिफिक तरह के फंजाई, है ना, उसको ब्रेक डाउन कर देगा ताकि पानी और साफ होके निकले। ठीक है, तो मेम्ब्रेन तो है ही है, साफ करने के लिए एक बीच में कोई पत्ती डली हुई है, लेकिन बायोरिएक्टर भी है, कि बायोरिएक्टर मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जो इंप्योरिटीज हैं उसको ब्रेक डाउन भी कर देंगे, ताकि वो और हमारे लिए जो चीजें हार्मलेस हो जाए। ओके, देन
क्विकली देखते हैं अब इको के सवाल। CBLO है ना, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस है ना, पर्टिकुलरली कि अगर मैंने कुछ कोलैटरल मतलब उधार गिरवी रख के मैंने उधार लिया तो वो मनी मार्केट कहलाएगा है ना। अब देखो जो कॉल मनी मार्केट है, कॉल मनी में हमें पता है अनसिक्योर्ड होता है, कॉल मनी अनसिक्योर्ड बैंकिंग में ही यूज होगा। मेरे को उधार चाहिए था लेकिन अनसिक्योर्ड उधार है, एंड पर्टिकुलरली जैसे अगर मनी मार्केट है RBI रेगुलेट करेगा, और CCIL है बैकएंड है RBI का, अनगिनत बार पढ़ लिया हमने। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज T बिल को आप कोलैटरलाइज रख सकते हैं, उसके बदले बोरोइंग हो जाएगी। और पर्टिकुलरली इसको बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, जो प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी यूज करते हैं शॉर्ट टर्म उधार लेने के लिए, लेकिन कुछ गिरवी रख के। सिंस गिरवी रखते हैं इसलिए इसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लो होती है, ठीक है, इसको भूलना मत, इसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लो रहती है। ओके, देन टोटल फर्टिलिटी रेट की पर्टिकुलरली एक औरत कितने लाइव बर्थ अपने लाइफ स्पैन में या फिर फर्टाइल लाइफ स्पैन में देगी, उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी। अगर एक औरत, क्योंकि देखो मर्द तो बच्चे पैदा कर नहीं सकता, अभी तक तो नहीं कर सकता, तो इसलिए ये औरत के हिसाब से, इसीलिए अगर आपके जो ओवरऑल आबादी में औरतें कम हो जाएंगी तो TFR ग्रेजुअली कम हो जाएगा, तो इसीलिए आपका इम्बैलेंस आ जाएगा है ना, इम्बैलेंस आ जाएगा। सिर्फ मेल ही मेल है, आपकी आबादी कोलैप्स करेगी बहुत रैपिडली, तो इसलिए TFR को हेल्दी बनाने के लिए, रिप्लेसमेंट लगाने के लिए हम बोलते हैं 2.1 हो जाए। 2 नहीं बोलते, जैसे मान लीजिए एक कपल है ना, पति पत्नी, अगर वो एक लड़का एक लड़की को जन्म दे दें, मतलब 2 बच्चों को जन्म दे दें जिसमें एक लड़का एक लड़की हो, तो आबादी आपकी स्टेबल हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में ना बढ़ेगी ना घटेगी है ना। 2.1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइफ स्पैन अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ डेथ भी हो रही है बच्चों की है ना, तो और कहीं ना कहीं इवन की मदर की डेथ हो जाती है, तो इसलिए 2.1 रिप्लेसमेंट है। 2.1 मतलब कि अगर हम देखें कि 1000 के बियॉन्ड अगर हम देखें कि 2.1 का मतलब रहेगा कि एक कपल, ऑलमोस्ट एक कपल को रिप्लेस कर रहा है ना। ओके, अब ना यहां पे मैं बाकी जो टर्म्स बता रहा हूं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 100 पीपल, इसको सर ये तो पर 100 में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट। ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल, सर कपल की बात तो नहीं हो रही, एक औरत की बात होती है। एंड बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, सर ये तो नेचुरल ग्रोथ रेट है, दिस इज कॉल्ड NGR, नेचुरल ग्रोथ रेट। तो एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज, है ना, ये 2.1 अगर हो जाए तो उसको रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं, इसको भूलना मत, ठीक है। ताइवान की 1 पॉइंट समथिंग हो चुकी है, ताइवान की आबादी आने वाले सालों में बहुत रैपिडली गिरने वाली है, और ये दुनिया भर में देखने को मिलेगा। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हमसे। ओके, देन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थोड़ा सा, प्लीज ध्यान देना इस पर। एनी डॉक्यूमेंट नीड फॉर प्रीलिम्स एक्सेप्ट एडमिट कार्ड, अपना आईडी कार्ड तो पक्का ही लेके जाओगे आप, है ना। एक वीडियो आएगा आज शाम को, मैं वीडियो बनाकर डालते हैं यहाँ पर कि लास्ट मिनट के लिए इंस्ट्रक्शंस, है ना, इंस्ट्रक्शंस जरूरी हैं, स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा बहुत जानते हो आप, है ना, बहुत महान बच्चे बन चुके हो, इंस्ट्रक्शंस जो यूपीएससी ने बोली पढ़ के जाएंगे। ओके, देन अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को ये यूपीएससी ने सवाल पूछा है, बहुत ही प्यारा सवाल। अब हम सब मान के चलते हैं कि ना कि रिसेंटली अलाउ किया है, लेकिन बहुत थोड़ी सी जगह पे अलाउ किया है, माने कि ना माने, है ना, तो इसलिए यूपीएससी कहता है मानो, ये ऑल आंसर दे दिया। हम इसको आंसर को नो मान रहे थे, यूपीएससी कहता है ना। देन एफआईआई भारत में जीसेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रू है। देन स्टॉक एक्सचेंजेस सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट देते हैं, जैसे बीएससी का ही बीएससी बॉन्ड कहलाता है, बहुत पहले की बात है, अभी से नहीं है, ठीक है, और इसीलिए 1 2 3 करेक्ट है, यूपीएससी कह रहा है। ओके सर, देन अब कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सर रिटेल, पेंशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, मतलब बहुत सारे और जो लोग हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। आंसर आसान था, 1 2 3। देन उसके बाद है कि कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, सर एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, करेंसी स्वैप है, मोटर व्हीकल, सर ये फिजिकल एसेट है, सर दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, दिस इज अ फिजिकल एसेट, है ना, तो ये रियल जो इकोनॉमी में ऐड करता है। दूसरी इकोनॉमी कौन सी होती है, फाइनेंशियल इकोनॉमी या फाइनेंशियल सेक्टर, रियल वर्सेस फाइनेंशियल। रियल है कि जो जमीन पे आपको जो कारखाने दिख रहे हैं और गाड़ियां दिख रही हैं, है ना, ये सब रियल एसेट्स हैं, रियल इकोनॉमी है। एंड फाइनेंशियल इकोनॉमी जो इसको फाइनेंस करवाएगी, ठीक है, रियल सेक्टर वर्सेस फाइनेंशियल सेक्टर की बात होती है। इस बार के इको सर्वे में एक टर्म भी है, जरूर पढ़ लीजिएगा जाते हुए, उसको बोलते हैं ओवर फाइनेंशियलाइजेशन, कि ज्यादा फाइनेंस कर दोगे तो भी इकोनॉमी रुक जाती है। कारण है इसके कुछ, है ना, तो हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया, मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा। ओके क्योंकि ऐसे लेक्चर लंबा हो जाएगा हमारा। ओके, देन हमारे पास जो आता है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सर ये सर्विस है, इट इज नॉट सेकेंडरी, है ना। डेयरी फार्म सर प्राइमरी। मिनरल एक्सप्लोरेशन, इस पर डाउट था, हमने लगा था टर्शरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी। जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2008 है उसके तहत हम देखते हैं, तो वहां पर भी वो किसी तरह से कभी टर्शरी कभी प्राइमरी लिखता है। यूपीएससी इसको शायद यूपीएससी
टर्शरी नहीं मान रहा, प्राइमरी ही मान रहा है। वीविंग क्लोथ को अगर बनाना, ऑलरेडी बनी हुई चीजें नीचे से निकाली हुई है, वो यस सेकेंडरी है, दैट इज करेक्ट। तो 2 हमारी इसको सही मान रहा है। लेकिन नेशनल इंडस्ट्रियल जो क्लासिफिकेशन है उसके तहत देखें अगर तो मिनरल एक्सप्लोरेशन पे क्लैरिटी नहीं मिलती, तो हम अगर अभी दिमाग में क्या रखें यूपीएससी के हिसाब से, इट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। इट इज नॉट टर्शरी, ऑफ कोर्स इट इज प्राइमरी, ओके। क्योंकि माइनिंग तो प्राइमरी है, लेकिन माइनिंग के लिए मैं ढूंढ रहा हूं कि कहां पर मेरी माइंस मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो क्या चीज है ना, वही सवाल पूछा, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी, ओके, ठीक है। देन अब यहां पर आपसे पूछा गया कि पर्टिकुलरली सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, वो कह रहे हैं सबसे बन जाएगा, है ना सर, सबसे बना दो आप। जो इन सब चीजों, कॉर्न ग्रेन, वुड मिल वेस्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, सबसे बन जाएगा, सभी से आप इसको बना सकते हैं, बढ़िया सर, ओके। देन अब और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो फार्मर के जो हल होता है ना, वर्किंग कैपिटल नहीं सर, फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग मतलब जो साथ साथ आता रहता है, कंज्यूम होता रहता है। जैसे आप गाड़ी में तेल डलवाते हैं, गाड़ी फिक्स्ड एसेट, तेल इज अ वर्किंग कैपिटल, है ना। तो कंप्यूटर फिक्स्ड है, सही है सर। यान, है ना, जो धागा या कपड़ा जो यूज हो रहा है, जो कपड़ा बनाने में वीवर जो यूज कर रहा है, सर वो फिक्स नहीं सर, वो तो आएगा बनेगा, है ना, तो वो वर्किंग कैपिटल है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। एंड देन पेट्रोल, इट्स वर्किंग कैपिटल, दैट इज करेक्ट। तो 2 करेक्ट है ऊपर से, मुश्किल नहीं था। एंड देन 3D वर्चुअल वर्ल्ड है, जहां पे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, अपने प्रॉपर्टी राइट्स, वर्चुअल आइटम पे सर, मेटावर्स, ये आजकल के बच्चे नहीं बताएंगे तो कौन ही बताएगा, ओके। देन उसके बाद पर्टिकुलरली आरबीआई ने जैसे बोला कि ओके, जो फॉरेन जो हमारे जो बैंक्स हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी गई है कि नो मिनिमम कैपिटल, सर नो तो है ही नहीं सर, भारत में आओगे क्या बिना पैसा डाले, अपने मतलब बिना ओनर्स का पैसा डाले कैसे बैंक बना दोगे? जो 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको अगर आपको बनानी है। एंड जो कह रहे हैं एटलीस्ट 50% बोर्ड शुड बी इंडियन, सब 1/3 है, 1/3 शुड बी इंडियंस लिविंग इन इंडिया, तो इसलिए दोनों ही गलत हो जाते हैं, ओके। लेकिन ये मुश्किल सवाल होता पेपर में अगर सॉल्व करना होता तो, ओके। देन यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके एक्ट्स हैं हमारे पास, जो कि बताते हैं कि आप प्रॉफिट्स कमाएंगे उसका 2% खर्च करना होगा, ठीक है। किस पे? ऐसी सामाजिक एक्टिविटी पे, स्कूल बना दो, चाहे किसी जगह पे कंट्रीब्यूट कर दो। CSR एक्टिविटीज होती हैं कि ताकि कंपनीज भी, जो कॉर्पोरेट भी सामाजिक काम करें, ओके, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्टली अगर एम्प्लॉय को दे दूंगा, अरे सर सैलरी दे रहे हो ना, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें वो देना है, तो ये गलत है ना, ये वाला तो गलत काम कर रहे हो। तो डू नॉट स्पेसिफाई सर, दे स्पेसिफाई सर 2%, है ना। तो इसीलिए रूल स्पेसिफाई द एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट विल नॉट बी कंसीडर्ड। हाँ सर ये बात सही है, इसीलिए विल नॉट बी कंसीडर्ड, है ना। एम्प्लॉय को तो सैलरी दे रही हो सर आप, है ना, उसके बाद समाज पे लगाओ, तो इसलिए इट विल नॉट बी कंसीडर्ड। आप बोलो सर मैं अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा सैलरी दे रहा हूं, वो भी समाज का पार्ट है, अरे नहीं भाई नहीं, उसके बियॉन्ड, है ना। तो समाज पे लगाना है, स्कूल बनाओ, बच्चों को कॉपियां बांटो, पेड़ लगाओ, है ना, ऐसे कुछ काम करो, पूरी लिस्ट लगी हुई है एक, ओके। देन 2013 का एक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो एथिक्स में भी पूछा जाता है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पर, ओके। देन बढ़िया सवाल था। यूएसए में कहना, अपने मान लीजिए यूएसए की सरकार को अपने उधार दिया हुआ था, उसने डिफॉल्ट कर दिया। अब आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि आप अपना कुछ जो सामान बेचो, मेरा उधार वापस करो, नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारें चलती हैं गुड फेथ पर, सरकारें चलती हैं फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट। तो यहां पर इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करती है कि आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते, कंपनी को बोल सकते हो कि बेचो सामान, सरकार को नहीं बोल सकते, ओके। देन ये जो क्वेश्चन यूपीएससी ने हटा दिया, सिंडिकेट लोन से। एसबीआई ने बहुत बड़ा एक सिंडिकेट, मतलब मिल बांट के एक लोन बनाया था, बहुत बड़ा, $1 बिलियन के आसपास का, यूपीएससी ने हटा दिया सवाल, ओके। देन डिजिटल रूपी, बढ़िया सवाल, आसान है लेकिन देख लेते हैं कि सोवरन, यस आजाद है हम, इसमें किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, ये आरबीआई की लायबिलिटी भी आएगा, और यस उसके बाद अगेंस्ट इन्फ्लेशन, नहीं सर, इसको नोट को छापने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें नोट छापना पड़ता है, उसमें बहुत हमारा खर्चा होता है। यस इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही लो है, लेकिन इन्फ्लेशन से कैसे बचाएगा? इन्फ्लेशन तो डिमांड या कॉस्ट के हिसाब से होती है। देन फ्रीली कन्वर्टेबल है अगेंस्ट कमर्शियल, ये वो सारी बात सही है, तो 1, 2 एंड 4 करेक्ट, 3 इज नॉट राइट। देन थोड़े से हम सवाल देखते हैं अब हमारे हिस्ट्री के। आपके कुछ सवाल है तो मुझे पक्का पूछिए बीच में। 40 मिनट्स में हमने 50 सवाल कर लिए हैं दोस्तों। जी सांस ले लो थोड़ा सा, है ना। और माय हेड इज एक्सप्लोडिंग, मैं सुबह से ये कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, और इंफॉर्मेशन जान रहे हैं। है कोई सवाल तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना अब
गौतम बुद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है सर? जो शाक्य मुनि, तथागत, सिद्धार्थ, भागवत, है ना, बहुत नामों से लिखा गया। लेकिन जो नयपुत्र, न्यायपुत्र, है ना, जैसे बोलेंगे अगर, तो वो महावीर, महावीर का नाम था, तो 1 नहीं है करेक्ट। अब हमें नहीं पता, फ्यूचर में हमसे पूछ ले तो हमने यहाँ पे लिस्ट लगा ली। ओके देन अब चंद्रकेतुगढ़ सर वेस्ट बंगाल में है, तो ये गलत हो जाता है। ट्रेडिंग पोर्ट है, बात सही है। इनाम गांव महाराष्ट्र में कॉपर साइट ही है। मनगढ़ू पर्टिकुलरली केरल में है, मेगालिथिक साइट है। एंड सलीहुंडम एपी में बुद्धिस्ट श्राइन है। हाँ, तो इसीलिए ये थोड़ा सा यूपीएससी को सही नहीं मानता। तो 2 और 3 आर करेक्ट, क्योंकि अगर 2, 3, 4 होता हम डाउट में आ जाते। 2 और 3 आर करेक्ट। ओके देन भटकल में पर्टिकुलरली एक पोर्चुगीज ने परमिशन दी थी। मिडिवल इंडिया में कौन से रूलर ने परमिशन दी थी जो पोर्चुगीज में, टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल? कृष्णदेव राया। तो इसलिए आपको मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से उसमें फॉरेनर्स आए, फॉरेनर्स ने क्या बातें कही, कौन से पहला रूलर क्या था और अगली डायनेस्टी क्या थी, पहला रूलर आखिरी रूलर, है ना। विजयनगर एम्पायर में इन्वेस्ट कर लोगे, यू विल नॉट रिग्रेट इट। विजयनगर एम्पायर बहुत काम की चीज है यूपीएससी के पॉइंट से। कॉर्नवालिस वाला यूपीएससी ने इसको हटा दिया, क्योंकि रयोतवारी सिस्टम मुनरो के अंदर था, तो शायद यूपीएससी को लगा कि गलती हो गई है, हटा दिया गया है सवाल। ओके देन अब कि कोई किस्से कहानी नहीं है उपनिषद में, पैरेबल्स नहीं है सर? नहीं सर, बहुत सारे किस्से कहानियां उपनिषद में, वैसे ही गलत हो जाता है ना। मैंने एक सिंप्लीफाइड मेरा चैनल है, उससे भी मैंने कितनी सुनाई है आपको। उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराना, है ना। पुराण जो हमारे पुराण होते हैं, पुराण यस लगता है नाम में पुराने हैं, लेकिन उपनिषद पहले के हैं, है ना, उपनिषद पुराने हैं। तो इसीलिए जो इवन की जो 500-700 बीसीई में आ गए थे पुराण, ऐसा माना जाता है कि 3rd to 10th एडी सेंचुरी एडी में आए थे। तो ये उपनिषद पुराने हैं, ये बात सही है। ओके इंडिया मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, अनगिनत काउंसिल्स हैं, 30 मेंबर की एक काउंसिल है जहां पे ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बैठती हैं, इंडिया मेंबर है उसका। यस सर, है ना। तो इसलिए कौन सी याद रखेंगे? देन कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग। नहीं सर, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कोई भी कर सकता है, कोई मेंबर नहीं है वो भी कर सकता है, तो 1 ओनली इज करेक्ट। देन इंटेंजिबल कल्चरल, अगर हेरिटेज की बात करें, गरबा डांस ही उसमें रिसेंटली ऐड हुआ था, रिसेंटली वाज द लेटेस्ट टू बी एडेड, है ना। कैसे होता है? 14 हैं टोटल जो चीजें हैं जो हमारे पर इंटेंजिबल कल्चरल, हमारे जो हेरिटेज हैं लिस्ट में जो आती हैं, जैसे 4 चीजों पर डिपेंड करती हैं, या तो कोई रिचुअल होगा, या फेस्टिवल होगा, या कोई परफॉर्मिंग आर्ट होगी, या ट्रेडिशन होगा, ठीक है। एंड हमारे कुंभ मेला, हमारा दुर्गा पूजा भी इसमें आती है। तो कुंभ मेला रिसेंटली न्यूज में था, देख लेना अगर दोबारा सवाल पूछे, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है। ओके देन अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजनल प्रेसिडेंट, साक्षात सिंपलेस्ट सवाल पूरे पेपर का। और सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा से कंफ्यूज मत करना। जो सत्येंद्र नाथ प्रसाद हमारे सिन्हा जी थे, वो 1909 में, है ना, पहले जो हमारे वाइसरॉय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया था, उनके लॉ मेंबर बने थे, तो इसलिए ये बातों को भूलना मत। ओके देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई थी, जहां पे प्रिंसली प्रोविंशियल स्टेट्स के बारे में बात की गई थी, है ना। ऑल इंडिया फेडरेशन, जो यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ फेडरल। नो सर, ये तो सर अपना जो गवर्नर जनरल थे वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तहत ही उसको रखना चाहते थे, है ना। तो उसी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहेगा, तो वो क्यों हमारे हिंदुस्तानियों को सौंप देंगे, वो तो अपने पास ही रखते हैं। तो इसीलिए, और जो 1935 की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली एक्ट की, बहुत ही जो बड़ा एक्ट था जिससे कॉन्स्टिट्यूशन ने हेवीली बोरो भी किया, है ना। और ऑल इंडिया फेडरेशन का आना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इलेक्शंस का हो जाना, डायरकी सेंटर पे आना, 2 नई प्रोविंसेस थी, सिंध का, ओडिशा का आना, है ना। ये कुछ बातें दिमाग में रह जाए तो हमारे काम की बात हो सकती है। ओके देन भाषा, है ना, जिसको भाष बोलते हैं वैसे हम, तो वो उन्होंने प्ले राइटर थे, उन्होंने कौन सा लिखा? मध्यम व्ययोग, है ना। ओके पतंजलि के आसपास माने जाते हैं, पतंजलि का मैंने आपको कल बताए थे, है ना, और किसके राज में थे एटसेट्रा हमें पता होना चाहिए। ओके देन यहां पर एक संघभूति इंडियन बुद्धिस्ट मंक है, चाइना गए और 4th सेंचुरी एडी के अंत में, और कमेंट्री किस पे लिखी उन्होंने लिखी जो सर्वस्तिवद विनय, है ना। सर्वस्तिवद विनय मुश्किल सवाल है। अब जो परमिता पे सवाल पहले यूपी से पूछ चुका है। परमिता कौन सा? जो परम मतलब जो हाईएस्ट, जो हमारी जो कुछ वर्चूज हैं, ट्रेड्स हैं, ड्यूटीज हैं, उसके बारे में 6 तरह की बात करते हैं। परमिता हाईएस्ट, जो परफेक्ट, परम वाली बात है, ये हमने लास्ट टाइम 2020 के पेपर में आया था, किया था। और महायान की यहाँ पे शुरुआत मानी जाती है ना, इस सूत्र में, जिसको नागार्जुना ने पढ़कर माध्यमिक फिलॉसफी को जन्म भी दिया। अब एक और चीज देख लो, जो ये विशुद्धि
विशुद्धि मार्ग है, ये इंसाइक्लोपीडिया है थीरवाद बुद्धिज्म का, ये भी हमने कल बात की थी। और जो बुद्धा की बायोग्राफी है वो है ललित विस्तार में, है ना, बुद्ध की बायोग्राफी संस्कृत में, कौन ऑथर है नहीं पता। ओके, देन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है यूनेस्को द्वारा रिलीज की जाती है, उसमें लेटेस्ट जो कौन सी ऐड हुए, है ना, आपसे ये पूछा गया 2023 में शांति निकेतन ऐड हुआ था, एंड हमें पता है एक होयसाला के जो सेक्रेड एंसेम्बल्स, रानी की वाव पुरानी है, और है ना महाबोधि टेम्पल भी पुराना एडेड है, तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा लेटेस्ट करंट अफेयर टाइप चीज। 42 चीजें हैं, 34 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड, जैसे कंचनजोंगा या कंचनजोंगा बोलते हैं हम, तो वो 42 चीजें हैं भारत की जो टोटल एडेड हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ओके, आर्टिकल 368 के हिसाब से आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई चीज को अमेंड करना है तो ऐड, वेरी, रिपील कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास पूरी इजाजत रहती है, बेसिक स्ट्रक्चर को ऑफ कोर्स पूरा करे वो। ओके, कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी लो बर्थ रेट्स हो गई हैं या एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है? इटली, जापान, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका फिर भी पॉजिटिव है, चलते बढ़ते चले जा रहे हैं। ताइवान तो 1.09 अपनी जो ओवरऑल बर्थ रेट को देख रहा है, बहुत ही कम हो गई है। ओके, देन अब मनी बिल के रिगार्डिंग बात है, आर्टिकल 109 जो स्पेशल प्रोसीजर की बात करता है, यहां पर अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट जो चीजें पूछी गई हैं मनी बिल के रिगार्डिंग करेक्ट, ये पेपर में सवाल बहुत रिपीट होते हैं। 109 पर्टिकुलरली प्रोसीजर बताता है कि यस ये लोकसभा में ही आएगा, ऑप्शन में दिख जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं आ सकता, ठीक है, ये बात हमारी मतलब ऑप्शन सही हो जाती है। और प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से आएगा। देन आरएस को 14 दिन मिलेंगे कि अपनी रिकमेंडेशन देनी है वापस करने के लिए, प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता, हमारी अमेंडमेंट थी 42nd अमेंडमेंट, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ये बात हमें पता है, तो इसीलिए है ना ये यहाँ पे हमारी ऑप्शंस क्रैक हो जाती हैं। 110 में हम लेकिन डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ मिनी बिल, पहले हम बताते हैं प्रोसीजर फिर बताते हैं डेफिनेशन। ओके, ठीक है, तो 1 2 4 सही हो जाता है। देन है ना, अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इस पे मुझे पता नहीं कि कैसे हम प्रिपेयर करें, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के रैंक्स हैं और उनके जो इक्विवेलेंट एयरफोर्स एंड आर्मी के हिसाब से आपको मैच कराया गया है, 3 ओनली जस्ट मैचेस, तो मैं इस पे बहुत दिमाग नहीं लगाऊंगा, है ना, तो अगर CDS ऐसे कोई तैयारी आप करते हैं आपको शायद आता हो, है ना। ओके, देन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1971 में बनाया गया, पहले वाले काउंसिल्स तो जब जैसे हमारे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में हुई थी, 5 काउंसिल्स तब बन गई थी जोनल काउंसिल्स, है ना, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल बन गई थी, छठी नॉर्थ ईस्टर्न 1971 में बनी थी। ओके, एंड यस उसके बाद होम मिनिस्टर जो उसके वहां पे हम देखते हैं कि होम मिनिस्टर उसके बाद ऐड कर दिए गए थे, अदरवाइज आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो जो प्रेसिडेंट ना 3 मेंबर नॉमिनेट करता है, होम मिनिस्टर उसमें भी आते हैं, उसमें आते हैं होम मिनिस्टर, एंड उसके बाद होम मिनिस्टर आ जाते हैं, सीनियर मोस्ट होते हैं, तो उसको अध्यक्षता भी करते हैं। ओके, गवर्नर रहेंगे और चीफ मिनिस्टर रहेंगे, 3 मेंबर्स जो भी नॉमिनेटेड रहेंगे, होम मिनिस्टर वहां पे उसी के थ्रू पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, है ना। तो मैंने आपको बता दिया 6 तरह के काउंसिल हैं, पहले बन गए थे 5 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के उसके थ्रू, एंड जो छठा बना था नॉर्थ ईस्टर्न 1971 में। ओके, डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक हमारे पास हो चुके हैं, 52 में हुआ था, 62 में हुआ था, 72 में हुआ था। 72 में मतलब 1971 के बाद जब हुआ तो कहा गया कि अभी 25 साल के बाद देखेंगे, 2001 में देखेंगे, तो 2001 में देखा गया तो कि बोला गया कि 2002 में अब हम देखेंगे 25 साल बाद, जो कि 2026 है, अभी फिर से होगा, तो 2026 में हमें डीलिमिटेशन कमीशन बिठाना पड़ेगा। 4 बार हो चुका है, ये सवाल पूछा गया। ओके, देन फ्रीज लगा दिया गया था कि कितनी सीट्स होंगी, है ना, लोकसभा में सीट्स जो हम उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं करेंगे, शायद अभी वो भी चेंज हो जाएंगी, है ना। और JNK का याद रखना, JNK में आपको पता है 2022 में जब इलेक्शंस की बात हुई, 2011 सेंसस यूज किया गया था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, ठीक है। और कोई यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके दैट्स इट, 2026 में, इसलिए जब हमारा 2002 में जब हुआ था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो। ओके, देन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 71st अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत 8वें शेड्यूल में लैंग्वेजेस डाली गई, तो आप ये देख लो, है ना, 71st जो हमारी जो अमेंडमेंट एक्ट के तहत लैंग्वेजेस डाली हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना। तो अब ना इसलिए एक बात जान लो, 21st जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी उसमें सिंधी डली, सिंधी, है ना। 71st में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सर मैथिली कब डली? सर 92nd में, BDSM करके बच्चे याद रखते हैं इसको, बार बार, आई एम सॉरी टू से यूज दिस वर्ड, है ना। बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली,
है ना, ये 92nd हमारी अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, तो 1 2 3, तो इसीलिए मैथिली यहां से जैसे ही हटता है आपकी ऑप्शंस क्रैक हो जाती हैं, तो इसलिए एलिमिनेशन काम करता है यहां पर। ओके, एंड एक और बात का दिमाग में प्लीज दिमाग में रखना। ओके, यहां पर एक बात कि 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं अभी, है ना, आपको पता है, पाली, है ना, प्राकृत, मराठी, बंगाली, असमीज ऐड हुई है। पहले से 6 एग्जिस्ट करती थी, 11 हो गई क्लासिकल लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, ओडिया। 6 एग्जिस्ट करती थी, 5 ऐड कर दी गई हैं, 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। ओके, देन ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से सवाल पूछ लिया गया, भारतीय जनसंघ, है ना, ये एनसीईआरटी से कवर करते हैं, वहां पे है। और सोशलिस्ट पार्टी जो आचार्य नरेंद्र देव ने बनाई थी 1934 में, और राजा गोपालाचार्य जी ने स्वतंत्र पार्टी, जिसको हम जो लेटर 1959 में देखते हैं। देन कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम जी ने बनाई थी। इसलिए 1 and 3 आर करेक्ट, 2 and 4 आर इंटरचेंज्ड। है 43 हो चुकी हैं अब सर। ओके, ग्रेट। जी, और कोई सवाल है, प्लीज सवाल पूछ लो। अरे आवाज नेट आ रहा है जी। थोड़ा हैंग हो गया मेरा कंप्यूटर बगल में। हेलो 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 हेलो। ओके, हैंग हो गया शायद। चल रहा है, चल पड़ा, ग्रेट। चलिए, ओके, जो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहले भी आपको याद कराए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर पूछ लिए गए पार्ट, फिर से पूछ लिया गया था। और पार्ट 9A और जो आपके लोकल बॉडीज से डील करता है, और इमरजेंसी, है ना, जो ये पार्ट दे आर करेक्टली मैच्ड। जस्ट आई एम जस्ट चेकिंग आवाज आ रही है कि नहीं। चलिए मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू रखता हूँ, क्योंकि अगर ना लाइव, प्लीज प्रोसीड, है ना, प्लीज प्रोसीड। ओके, अब यहां पर ना देखो, इंटरस्टेट ट्रेड की बात हो रही है, सर वो तो यूनियन ही करेगा ना इंटरस्टेट, तो इसलिए ये गलत लगता है, स्टेट लिस्ट में कैसे आ रहेगा। देन इंटरस्टेट माइग्रेशन, सर ये स्टेट लिस्ट में कैसे आ रहेगा। इंटरस्टेट क्वारंटीन, यूनियन लिस्ट मेक्स सेंस। कॉर्पोरेशन टैक्स, सर ये तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये तो सभी के सभी ही जो यूनियन लिस्ट में ही होता है, स्टेट लिस्ट में कैसे आ रहेगा। कंपनियों पर जो टैक्स लगता है सर, वो तो हमें पता है कि ओवरऑल इट इज पार्ट ऑफ आवर यूनियन लिस्ट। ओके, देन सीडीएस पे सवाल था, इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक बार देख लीजिएगा, रिपीट होने के चांसेस कम है। देन ऑपरेशन सद्भावना, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि रिपीट होने के चांसेस कम है, तो मैं जो जहां पे है ना, और लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स पर्टिकुलरली कौन सी जो कंट्रीज के बीच में है, कनाडा यूएस, है ना, बहुत ही लॉन्ग बॉर्डर है, 8800 किलोमीटर। अब भारत के बीच के अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, 55 कीवर्ड है ना, बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट की हमारे पास जो बॉर्डर है, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन भूटान एंड देन अफगानिस्तान, है ना, अगर आपको रैंकिंग कभी करवा लें। ओके, एथिक्स कमेटी आपको पता है एलएस और आरएस दोनों में होती है, और जो एलएस जो में लेटर आई थी राज्यसभा में, पहले आ गई थी 1997 में राज्यसभा में बनाई गई, 2000 में एलएस में बनाई गई, और इसके बाद ना ये एडहॉक कमेटी थी, लेकिन 2015 में इसको परमानेंट कर दिया गया। राज्यसभा में तो चलती रहती है, लेकिन लोकसभा में भी परमानेंट कर दिया गया। ओके, अब कि क्या सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा ही इसको कर सकता है कंप्लेन? नहीं सर, एनी सिटीजन, कोई भी कोई इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, सिटीजन कैन कंप्लेन, और
एनी मैटर विच इज सब जुडिस, नो नो कैन नॉट टेक अप, तो ये बात सही है ना। तो इसीलिए रिकमेंडरी इन नेचर होती है। महुआ मित्रा केस था, उसके बाद ये न्यूज में थी बहुत ज्यादा। फाइनल डिसीजन वोटिंग से होता है कि मेंबर को निकालना है रखना है, और सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है, स्पीकर ही इस पर स्पीकर डिसाइड करता है। तो 1 and 3 आर करेक्ट। ओके, देन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, जहां पे विमेन के रिजर्वेशन की बात की गई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब कि 100 में से 33 सीटें विमेन को देंगे। तो उसके अंदर फर्दर भी रहेगा कि कौन सी जो विमेन की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कितनी शेड्यूल्ड कास्ट की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कितनी, बाकी जो हमारी जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे कैसे रहेंगी, है ना। तो ये बात हमारी सही हो जाती है। 15 साल के लिए फोर्स में आएगा, उसके बाद दोबारा से इसको हम शायद इसको ठीक से देख पाए कि अब हमारा जो टारगेट अचीव हुआ है, वरना हम इसको दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। और 18वीं लोकसभा से आएगा नहीं कह सकते, है ना। 18वीं लोकसभा चल रही है, अभी अभी नहीं आया। मित्र शक्ति ओके 2, 3, 4 में इसके बाद में रिपीट होना हो नहीं कह सकते, तो मैं यहां पे नहीं जाऊंगा। रिट पिटीशन, है ना। रिट पिटीशन की बात हो रही है, जैसे अगर कोई चीज हो रही है उसको रोकना है, प्रोहिबिशन। कोई चीज हो चुकी है उसकी इंप्लीमेंटेशन रोकनी है तो सर्चरारी, है ना। तो आफ्टर, तो इसीलिए जो रिट्स रहती हैं प्लीज इंपॉर्टेंट हैं, देखकर जाना हमेशा से, हमेशा पेपर में। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जो पर्टिकुलरली, और ये जैसे यहां पर लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन प्रोसीडिंग्स इन अ केस, तो बिफोर प्रोहिबिशन आफ्टर सर्चरारी, है ना। तो ये दिमाग हमें जो रखनी पड़ेंगी चीजें। देन अब यहां पर है कि जो एक था कि गवर्नर ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी इन द स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहां पर एक बात है कि ना गवर्नर नहीं सर प्रेसिडेंट, क्योंकि ना जो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब की जो लिस्ट है वो नेशनल लेवल आती है। नेशनल लेवल आती है कि ये लिस्ट है, लेकिन वो बताते हैं कि कौन सी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब मानना है। जैसे गोंड पर्टिकुलरली किसी किसी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब है, कहीं पर नहीं है। तो इसीलिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट है वो सेंट्रल लेवल पे, प्रेसिडेंट के लेवल पे आएगी, बात ध्यान रखना। माइतीज को लेकर ये इशू था, और इसीलिए उसके बाद ही जो अब जो SC ST की लिस्ट है सेंट्रल लेवल पे चलेगी, ठीक है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि सेंट्रल लिस्ट बताती है नेम ऑफ ST कौन सी स्टेट में, तो इसीलिए ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, नॉट फर्स्ट। ओके, देन ये सवाल कंट्रोवर्शियल है फिर से कि यूनियन बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर सर प्रेसिडेंट के कहने पे करता है, प्राइम मिनिस्टर क्यों मान लिया यूपीएससी ने, तो ये सवाल कंट्रोवर्शियल है। इंडिया वे वाई भारत मैटर्स, ये एस जयशंकर जी की किताब है। अर्जेंटीना क्राइसिस से गुजर रहा था, सूडान भी सही है, लेकिन टर्की रिसाइंडेड नहीं सर, टर्की मेंबर है नाटो का, तो इसीलिए हम देखते हैं ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। ओके, सर ध्यान से पढ़ाइए, कैसे प्लीज बताइए। मैं तो आवाज चेक कर रहा हूँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। और सुमेध, ये ना सुएज कनाल और मेडिटेरियन को जोड़ने की एक पाइपलाइन है। जब ना वॉर लाइक कंडीशन होती है तो इससे तेल को भेजने की कोशिश करते हैं ताकि सुएज कनाल अगर रुक गई है तो तेल चलता रहे, सुमेध कनाल बोलते हैं इसको। और अगेन दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि रेड सी और मेडिटेरियन को जोड़ने की कोशिश करती है। और यहाँ पे रेड सी के बारे में है कि रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन और नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर्स। ओके, अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की बात हो रही थी कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कौन है, पावर प्लांट्स। जहां पे कुछ आएगी बात मैं आपको बताऊंगा। साहेल रीजन में यस इंस्टेबिलिटी वर्सनिंग कंडीशन है, साहेल रीजन अफ्रीका में हमें दिखता है जब, तो मिलिट्री टेक ओवर्स, कू जो सरकारों को तख्ता पलट हो रहा है, बोथ आर करेक्ट। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स, अरे इंडिया इंपोर्ट्स वॉशिंगटन एप्पल बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इंडिया में अगर हम कोई जीएम हमारा फूड है भारत में लाने की प्रतिबंधिता है, यस दैट इज करेक्ट, तो डी सही हो जाता है। देन रिमूवल ऑफ स्पीकर, उसमें प्रिजाइड नहीं करेगा, है ना, उसके रिमूवल की बात हो रही है, बैठ सकता है एज ए मेंबर एंड बोल भी सकता है, वोट भी कर सकता है, तो ये सही थी दोनों बातें। ओके, देन लोकसभा में बिल चला, वहीं लोकसभा डिसॉल्व होगी तो खत्म बिल। लोकसभा से पास हुआ था, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, गया बिल। राज्यसभा में उठा, राज्यसभा में पड़ा हुआ है, बच जाएगा, है ना, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए बचा है, बच जाएगा, ज्वाइंट सेटिंग वाला बच जाएगा, तो उससे ये हमारा क्वेश्चन क्रैक हो जाता था। और इसीलिए प्रेसिडेंट नोटिफाइड हिज इंटेंशन समन द हाउस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, है ना। यहां पे अगर हम बात देखें तो यहां पे इसीलिए ना ये क्वेश्चन जो था बहुत, जो एक सिंपल एक जो कॉन्सेप्ट को हमारे चेक करता था, पर्टिकुलरली आंसर क्रिएटेड लॉट ऑफ पैनिक।
नहीं पैनिक क्या है ना, चीजें समझा ही रहे हैं हमें। ओरिजिनेटेड इन लोकसभा और वहीं पे ही खत्म हो गया, तो जो अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी तो बिल गया, है ना। तो इसीलिए अगर जॉइंट सेटिंग के लिए लैप्सेस, नो सर इट डज नॉट लैप्स। देन अब प्रोरोग करना हाउस को, है ना, और पर्टिकुलरली सेशन को अगर जैसे शुरू करना जो एंड करना एडवाइस पे ही होता है, आर्टिकल 85 आर्टिकल 74 में ये निकल के आती हैं बातें। तो इसीलिए यहां पर जो डज नॉट रिक्वायर वाली बात है बहुत एक्सट्रीम है। अरे भाई कैसे बात कर रहे हो, है ना, इट रिक्वायर्स, जो दोनों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए होती है। और जनरली जो साइंड आए मतलब कि अनिश्चित काल के लिए जब हम बंद कर देते हैं तो यस इस पे कोई बार नहीं है। एंड डिसोल्यूशन मतलब कि पार्लियामेंट अब इसका काल खत्म हो गया 5 साल या फिर पहले भी जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्रेसिडेंट अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर दिखाता है, बाकी नहीं दिखा सकता। यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड, यस, और 2040 वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास ना कुछ खास बातें हैं नहीं बताने के लिए। वेनेजुएला रैपिड रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना, ये लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, तो एक बात सही है गलत, तो यहां पे बस देख लो इसको। मैं इसमें आपको ना बहुत कुछ, अब एक चीज है मेरे पास और बताने वाली, ये डिजिटल इंडिया का लैंड जो रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सरकार पूरा 100% सेंट्रल सरकार पैसा देती है। ये सवाल रिपीट होने के चांस है। कैडेस्ट्रल मैप को हम खसरा मैप भी कहते हैं, ये भी रहेगा। और इनफैक्ट सरकार एक भू आधार की बात भी करती है, यूनिक लैंड जो पार्सल एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, आईडी। ये तीनों ही बातें सही हो जाती हैं, जिससे हमें पता चलेगा वेरियस लैंग्वेजेस में कि कौन सी लैंड का पीस किसको बिलोंग करता है, ताकि लैंड रिकॉर्ड्स हम राइटफुली एक मॉडर्नाइज कर दें। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही थी और मुश्किल सवाल है। एंड देन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये एंटीनेटल है, मतलब कि पैदा होने से पहले तक का चेकअप लगते हैं। हर महीने की 9 तारीख को एक कैंप लगता है, प्राइवेट अस्पताल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं वहां जा सकती हैं। तो पोस्ट डिलीवरी हेल्थ नहीं है, ये बात गलत थी, बाकी प्राइवेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, देन योगी जो श्रम योगी मानधन, 3 ही मानधन है हमारे पास, पेंशन स्कीम है ना, किसान का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखती है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर और हमारे पास लघु व्यापारी उनको लेबर मिनिस्ट्री देखती है। 18 से 40 एंट्री पॉइंट होता है और कंट्रीब्यूशन जो एज स्पेसिफिक होती है, यस, और 60 की उम्र पे पेंशन लगनी शुरू हो जाती है 3000 रुपए की। और फैमिली पेंशन स्पाउस पे तो है लेकिन अनमैरिड डॉटर पे नहीं है, तो ये भी एक गिव अवे था। ठीक है, तो ना मेरा बस यहाँ पे पॉइंट बताने का ये है कि ना कि जो पेपर में ना कुछ एलिमिनेशन काम करती है, और पेपर में डेफिनेटली जो कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको डाउट करेंगी। तो अगर पेपर में जैसे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट को लेके गलती नहीं करनी, ठीक ठाक अटेम्प्ट हो गया, छोड़ देने चाहिए। ठीक है, जहां पे आपको लगता है ये तो गलत कर देगा मुझे, लेकिन एट द सेम टाइम हर पेपर में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट रिलेटिवली इजियर होता है। जैसे इस सब्जेक्ट में रिलेटिवली एनवायरमेंट, थोड़ी सी इको, थोड़ी सी ज्योग्राफी काफी डुएबल है। ठीक है, पॉलिटी डेफिनेटली टफ लगती है, एंड जैसे आईआर और साइंस एंड टेक थोड़ा सा अगर हम जो एक लेवल के बियॉन्ड पढ़ के नहीं गए मुश्किल हो सकते हैं। बाकी हर एक सब्जेक्ट में आपको पेपर में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे जो ज्यादा डुएबल होंगे दूसरों से, तो उस पर आप जरूर काम कीजिए। वीक एरियाज नहीं होने चाहिए। अगर कोई आपको वीकनेस पता है तो उसको रैपिडली प्लग कीजिए कि मेरी वीकनेस नहीं, मेरा कोई स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वीकनेस नहीं होनी चाहिए पेपर में, जो आपको पता है कि ये मेरी वीकनेस है, तो वो लेके मत जाना। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूंगा, पेपर बहुत जो नजदीक है, पढ़ाई जारी रखो, पढ़ते रहो, एंड मैं आपको मिलूंगा अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।